आप सभी लोगों का एक बार फिर ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम एक न्यू सब्जेक्ट की स्टार्ट कर रहे हैं, सीपीसी को। चलिए जरा सीपीसी में देखते हैं यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए, लास्ट टाइम मैंने आपको बोला हुआ था कि आपको एक लिस्ट बनानी है। बड़ा सब्जेक्ट है और इसको आपको वैसे करना है। मार्च 1908 को इसका अधिनियम का उद्देश्य क्या है, इंटेंशन क्या है, जरा इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे हम लोग। सिविल न्यायालयों की प्रक्रिया से किया जाए, लिखित रूप में ये अधिनियमित किया जाए। तो यहाँ पर ये सिविल केसेस से रिलेटेड जो लॉ हैं उनको रिप्रेजेंट करेगा, उनके बारे में ये प्रोसेस बताते हैं कि कैसे होंगे। तो याद करते हैं कि प्रारंभिक में क्या दिया हुआ है। देखिए जरा फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान दीजिए। प्रारंभिक में सबसे पहले हम बात करेंगे ये संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और विस्तार। तो सबसे पहले आप संक्षिप्त नाम को, प्रारंभ नाम क्या है इसका, देखिए आप सबसे पहले यहाँ सेक्शन पढ़ रहे हैं, सेक्शन फर्स्ट का सब क्लोज आप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 है। तो ये इसका नेम यहाँ पर बोलेंगे, इसको इंग्लिश में द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 है। और यहाँ पर जो ये लागू हुई, इनेक्ट हुई कब से, यह सन 1909 की जनवरी के प्रथम दिन को प्रवृत्त हुई। तो इसके लिए जो डेट आप चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि 1 जनवरी 1909। लेकिन एग्जाम्स में अगर क्वेश्चन आता और ये ऑप्शन भी आपको दिख जाए और ये ऑप्शन भी दिख जाए प्रथम दिन का, इस टाइप का ये दोनों ऑप्शन, तो आपको सेलेक्ट इसी ऑप्शन को करना है जैसे कि ये लिखा हुआ है। अब चलिए हम इसके थर्ड जो सब क्लोज है इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका विस्तार कहाँ पर है। जम्मू कश्मीर राज्य और नागालैंड राज्य और जनजातीय क्षेत्रों के सिवाय पूर्ण भारत पर लागू होगी। पर इसमें ज़रा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये जो एक्ट आप देख रहे हैं ये थोड़ा सा ओल्ड एक्ट में चला जाता है। अभी यहाँ पर जो जम्मू एंड कश्मीर राज्य है इसको ये रिपील्ड कर दिया गया है इसको। अब इसके लिए मैं डिटेल दिखाना चाहूँगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम है, उसके द्वारा इसको रिपील्ड किया गया है, जो उसका सेक्शन 95 है उसके अनुसार। तो चलिए सीधे हम सबसे पहले डिटेल पर चलते हैं, फिर इसके आगे की बात करते हैं। तो ये आप देख रहे हैं जो लाइन में आपको ये दिखा रहा हूँ, एक मिनट ज़रा ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर पॉइंट्स पर नजर डालिए। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 क्लोज ए ऑफ सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन फर्स्ट शैल बी ओमिटेड। जो ए पार्ट है जिसमें जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है उसको क्या कर दिया गया है, ओमिटेड कर दिया गया। पहले था लेकिन अब नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगी। ये कौन सा एक्ट है जरा ध्यान दीजिएगा, इस एक्ट को मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ध्यान दीजिए। देखिए, द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन एक्ट 2019 का ये जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम है। ये 9 अगस्त 2019 को इसको परमिशन मिली थी और यहाँ से ये एप्लीकेबल हो गया। ये 31 अक्टूबर
2019 से ये लागू हो गया। अब इसके बाद में इसकी जो सेक्शन 95 है, 95 का जो टेबल है, उस टेबल में आपने देखा 8 नंबर पर सेक्शन 95 एंड 96 और ये 5th शेड्यूल जो दी गई है, इसका टेबल नंबर फर्स्ट में 8 नंबर पर इसका जो सीरियल नंबर है वो है 8। ये देखिए, यहाँ से इसको ऐसा माना गया कि ये अब नहीं है, ओमिटेड हो चुका है, यानी कि रिपील्ड भी आप इसको बोल सकते हैं। चलिए, तो फिर अब हम आगे यहाँ पर बात करते हैं। एक बात क्लियर हो गई यहाँ पर कि सेक्शन फर्स्ट का सब क्लोज अगर हम 3 की स्टडी करते हैं तो ए नंबर जो ये था इसको ओमिटेड कर दिया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, ये कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है जो, इसके अकॉर्डिंग इसको रिपील्ड कर दिया गया। एक्ट का नाम मैं आपको फिर से बताना जरूर ध्यान दीजिएगा, द जम्मू कश्मीर एंड द जम्मू कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग इसको रिपील कर दिया गया, यानी कि ओमिटेड कर दिया गया। तो अब ये जो एप्लीकेबल होगी वो संपूर्ण भारत पर लागू होगी। चलिए, इसके थोड़ा और जो 2 लाइन दी गई इनको थोड़ा सा हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, ज़रा ध्यान दीजिएगा। परंतु संबंधित राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस संहिता के उपबंधों का या उनमें से किसी का यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों या उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, अनुसांगिक या परिणामिक रूपांतरणों सहित कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। यानी कि देखिए, राज्य सरकार को ये परमिशन होगी कि अगर वो अपने गजट में, यानी कि राजपत्र में अधिसूचना, इस संहिता में कोई भी उपबंध जो ऐड करना चाहें या उनको लग रहा है कि इसमें से कुछ जनजातीय क्षेत्रों पर लागू करना है या उनके अनुसार ये कुछ मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनको ये थोड़े से चेंज कर सकते हैं। किसको परमिशन है? ये राज्य सरकार को। कैसे कर सकती है वो? अधिसूचना, यानी कि जो नोटिफिकेशन निकलता है गवर्नमेंट का, उस नोटिफिकेशन में इनको पब्लिश करके ये ऐसा कर सकते हैं। अगला जरा थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, इस संहिता के उपबंधों का या उनमें से किसी का विस्तार यथास्थिति संपूर्ण नागालैंड की बात करें, संपूर्ण नागालैंड राज्य या ऐसे जनजातीय क्षेत्रों या उनके किसी भाग पर ऐसे अनुपूरक, अनुसांगिक या परिणामिक उपांतों सहित कर सकेगी जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं। तो जहां पर भी ऐसा लगता है कि संपूर्ण नागालैंड राज्य में जनजातीय क्षेत्रों में या उनके किसी पार्ट में, किसी भी हिस्से में या किसी क्षेत्र में या पूर्णता या कुछ थोड़ा सा उसमें लागू किया जा सकता है, यानी कि कुछ सेक्शन इसमें लागू किए जा सकते हैं। यह अधिकार किसके पास है? राज्य सरकार के पास। चलिए, क्योंकि राज्य सरकार क्या इसमें अमेंडमेंट कर सकती है? अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो बिल्कुल कर सकती है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो ये है ना, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के जो 7th शेड्यूल की अगर हम बात करते हैं तो ये समवर्ती सूची का सब्जेक्ट है, यानी कि कंकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है, इसलिए करेक्शन किए जा सकते हैं। तो ये समवर्ती सूची जो रहती है, कंकरेंट लिस्ट होती है, उसके अनुसार ऐसा किया जा सकता है। चलिए, अब ज़रा ध्यान दीजिए नेक्स्ट, थोड़ा सा हम लोग इसको इंग्लिश में भी ध्यान दे लेते हैं। द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 और एक्ट नंबर ये 5 है और इसको 21 मार्च 1908 को परमिशन मिली और इसके बाद में जो ये एप्लीकेबल हुआ, यानी कि कम इनटू इन्फोर्स जो इसका है वो यहाँ पर देखेंगे 1 जनवरी 1909 को। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, प्रिलिमिनरी की हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रिलिमिनरी में हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करेंगे शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट एंड एक्सटेंट की। तो शॉर्ट टाइटल, कमिटमेंट एंड एक्सटेंट। तो सबसे पहले देखिए, दिस एक्ट में बी cited as the Code of Civil Procedure 1908. It shall come into force on the first day of January 1909. आप जरा ध्यान दीजिएगा। तो उस पर हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। It extends to the whole of India except A. the state of Jammu and Kashmir, B. the state of Nagaland and ट्राइबल एरियाज। तो इसमें आप जो देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट ए वाला कॉलम जो आप देख रहे हैं, ये इसको ओमिटेड कर दिया गया है, जैसा कि मैंने जस्ट आपको अभी एक्ट दिखाया हुआ था।
द जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन एक्ट 2019 के अकॉर्डिंग इसको ओमिटेड कर दिया गया। और यहाँ पर अगला नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट लाइन पर, प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न में बाय नोटिफिकेशन in the official gazette extend the provision of the code or any of them to the whole or part of the state, यानी कि पूरी स्टेट पर या कुछ पार्ट पर ऑफ नागालैंड और such tribal areas as the case may be, with such supplemental, incidental or consequential modifications as may be specified in the notification। जैसा नोटिफिकेशन में स्टेट गवर्नमेंट निर्धारित करती है, नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग उतने ही एरिया पर इसको एप्लीकेबल किया जा सकता है, या तो सप्लीमेंटल के तौर पर या फिर इंसिडेंटल या फिर कंसिक्वेंशियल के उस पर किया जा सकता है। अब जरा नेक्स्ट जरा ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेनेशन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि एक्सप्लेनेशन में in this clause tribal areas means the tribal which immediately before the 21st of day of January 1972, जो 72 के पहले यानी कि 21st of जनवरी के जो पहले के, और where include the tribal areas of Assam as referred to in paragraph 20 ऑफ द 6th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल में 21 जनवरी 1972 से पहले जो एरिया जोड़ दिया गया वो यहाँ पर ट्राइबल एरियाज़ होंगे। ट्राइबल एरियाज़ को मान लिया जाएगा कि ये ट्राइबल एरियाज़ हैं। चलिए ज़रा ध्यान दीजिए, जो 4th नंबर यहाँ पर जो कॉलम दिया गया इस पर थोड़ा सा नज़र डालेंगे। In relation to Amandevi Island and the East Godavari, West Godavari and Visakhapatnam agencies in the state of Andhra Pradesh and the Union Territories of Lakshadweep, the application of this code shall be without prejudice to the application of any rule of regulation for the time being in force in such island agencies or such union territories as the case may be relating to the application of this code। इस कोड से रिलेटेड जो अमेंदेवी इसलैंड है और ईस्ट गोदावरी इसलैंड है और वेस्ट गोदावरी इसलैंड है, विशाखापट्टनम की एजेंसीज हैं जो आंध्र प्रदेश में, and Union Territories of Lakshadweep, the application of this code shall be without prejudice to the application of any rule or regulation for the time being in force in such island। तो ये जो यहाँ पर 4th नंबर आप जो देख रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि जो अमन देवी द्वीप समूह और आंध्र प्रदेश में राज्य में जो पूर्वी गोदावरी है, पश्चिमी गोदावरी और विशाखापट्टनम अभिकरणों और लक्षद्वीपों की बात करें, एवं राज्य क्षेत्र के संबंध में संहिता के लागू होने का कोई प्रतिकूल प्रभाव अगर पड़ता है वहाँ पर, स्थिति ऐसे द्वीप समूह अभिकरण या ऐसे संघ राज्य क्षेत्र में इस संहिता के लागू होने के संबंध में तत्व समय प्रवृत्ति किसी नियम या विनियम के लागू होने पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम बात करेंगे सेक्शन 2 की, यानी कि यहाँ पर डेफिनेशंस की बात की गई है। जैसे कि आप हर एक्ट में ऐसा पढ़ते हैं कि जो डेफिनेशंस होती हैं उन डेफिनेशन को आपको याद करना होगा, और इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, यानी कि प्री में ही नहीं, ये मेंस में भी पूछे जाएंगे। जैसे कि डिक्री की जो डेफिनेशन है, चलिए फिर हम इसको याद करने के तरीके देखेंगे किस टाइप से हमें याद करना। पहले हम इनको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जैसे सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं,
सेक्शन 2 में अगर फर्स्ट आप देखेंगे तो यहाँ पर संहिता की बात की गई कि संहिता क्या है। सेक्शन 2 का सब क्लोज 2 यहाँ पर देखेंगे डिक्री की बात की गई, डिक्री क्या होती है। फिर 3 में डिक्रीदार की बात की गई, डिक्रीदार क्या होते हैं। 4 में डिस्ट्रिक्ट की बात की गई कि जिला क्या होता है। और इसके बाद जब 5 में आप देखेंगे यहाँ पर तो विदेशी न्यायालय की बात की गई कि विदेशी न्यायालय क्या होंगे। 6 में हम यहाँ पर बात करेंगे विदेशी निर्णय की। और 7 में सरकारी प्लीडर के लिए। 7 ए और बी यहाँ पर ये उच्च न्यायालय की बात कर रहा है, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय जो संपूर्ण भारत वाला मैटर था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। 8 में यहाँ पर न्यायाधीश के बारे में बात की गई है। 9 में यहाँ निर्णय की बात की गई है। 10 में निर्णीत ऋणी के बारे में बात की गई है। और 11 में यहाँ विधिक प्रतिनिधि की बात की गई है। और 12 में कालीन लाभ की बात की गई। 13 में जंगम संपत्ति की बात की गई है। 14 में आदेश यानी ऑर्डर की बात की गई है। 15 में प्लीडर की बात की गई। 16 में विहित की बात की गई। 7 में लोक अधिकारी की बात की गई है। फिर नियम की बात की गई है। 19 में निगम अंश की बात की गई है। 20 में निर्णय डिक्री की दशा में हस्ताक्षरित के अंतर्गत स्टाम्पित भी आता है, इनकी हस्ताक्षरित की बात की गई है। तो ये केवल 20 डेफिनेशन इसमें टोटल दी गई हैं। चलिए इनको ज़रा हम लोग स्टडी करते हैं कौन कौन सी हैं। इनको आपको याद करना है। और ये यहाँ से किस सेक्शन में क्या दिया है, सीधा सीधा सा ये जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे उसमें से ये सीधे सीधे से पूछे जाएंगे। कभी कभी 1-2 भी पूछ ले जाते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन तो 100% है कि इनमें से आना ही है। जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ इसमें से क्या क्या आता है। देखिए कई बार आपने देखा होगा कि कुछ जो क्वेश्चन पेपर आप पुराने पढ़ेंगे उनमें आप देखेंगे संहिता की डेफिनेशन की गई कि कोड क्या होता है। तो इसके अंतर्गत ये लाइन जो आप देख रहे हैं यहाँ से, जो मैं ब्लू अंडरलाइन कर रहा हूँ ब्लू से, देखिए ये पूरी लाइन एजिटेट आपको वहाँ पे क्वेश्चन पेपर में दिख जाएगी। तो इसके अंतर्गत क्या आते हैं, नियम आते हैं। तो ऐसा लिखा होगा संहिता फिर डैश डैश और इसके नीचे ये लाइन, इस टाइप की 4 लाइन कोई भी होंगी, उसमें से आपको ये लाइन सर्च करनी कि संहिता के अंतर्गत नियम आते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि नियम क्या होते हैं। नियम कुछ भी हो सकते हैं। कौन से, जैसे आप देखेंगे किसी संहिता में बनाएगा, जब आप ऑर्डर पढ़ेंगे यहाँ पर और इस ऑर्डर के साथ में इनके जो रूल्स बनाए जाएंगे वो नंबर जो होंगे, देखिए जैसे एक्ट कोई आप पढ़ते हैं तो उस एक्ट में आप देखेंगे सेक्शन बने होंगे, जो सीरियल नंबर होंगे उनको हम लोग सेक्शन बोल देते हैं। अब ऑर्डर में जो सीरियल नंबर होंगे उनको हम क्या बोल देते हैं, रूल्स बोल देते हैं। तो रूल नंबर इतना, तो ये जो रूल्स होते हैं इनको हम क्या बोल सकते हैं, नियम बोल सकते हैं। चलिए आगे ज़रा ध्यान देंगे, ये इसी से रिलेटेड है। दूसरी जगह उसका अलग अर्थ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अर्थ के लिए ये आपको ध्यान रखना है। चलिए देखिए डिक्री की बात करते हैं, डिक्री क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सिविल जज वगैरह में आप देखेंगे मेंस में जब हम कहीं पे एग्जाम जाते हैं डिक्री की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो ये डिक्री की डेफिनेशन यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरी आपको लिख करके याद करनी है एजुटेड। अगर ये लिख देते हैं 5 या 7 नंबर की तो एजुटेड सीधे सीधे आपको नंबर मिल जाएंगे इसके डायरेक्ट। हाँ लेकिन इसको याद करने में थोड़ी सी परेशानी आपको होगी। चलिए देखिए यहाँ पे तरीके भी बताएंगे आपको कैसे याद करना। पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करें डिक्री क्या है। डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। पूरा पढ़ लिया आपने। न्याय निर्णय क्या होता है, जो निर्णय किए जा रहे हैं उनकी प्रारूपिक, प्रारूप का मतलब होता है एक फॉर्मेट। अभिव्यक्ति आप समझते हैं, चाहे वो रिटन में दी गई हो, फॉर्मेट में किसी अभिव्यक्ति को एक्सप्रेस करना। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं, डिक्री से ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है। जिसके संबंध में मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूँगा, एक मिनट ध्यान दीजिए। अगर हम इसे एक ये फॉर्मेट बना लिया, A4 साइज़ का मान लीजिए ये फॉर्मेट है, तो जब भी डिक्री होगी तो यहाँ पर ऊपर कोर्ट का नाम और ये प्रकरण नंबर, पक्षकारों के नाम, ऐसे कुछ इसमें लिखा हुआ। तो ये जो फॉर्मेट में लिखा जा रहा है कि आज दिनांक को ये पारित की जा रही है ऐसे, और नीचे यहाँ पर न्यायाधीश के सिग्नेचर, साइन, सील, साइन ऐसे होंगे कुछ भी, तो ये हमेशा ऐसी ही फॉर्मेट में रहेगी। तो जो ये आप देख रहे हैं इस टाइप का, ये पूरा
तो ये क्या एक फॉर्मेट बना दिया गया। अब ये जब फॉर्मेट बना दिया गया तो इस फॉर्मेट को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ये जो फॉर्मेट है ये एक इसको हम प्रारूप बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? प्रारूप। उसी शब्द से बना हुआ ये प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति तो आप समझते हैं, कुछ चीज़ें किसी भी व्यक्ति की तक पहुँचाना बोल करके लिख करके, तो ये अभिव्यक्ति है। तो यहाँ पर ये कैसे अभिव्यक्ति हो रही? रिटन में हो रही है। जब लिख कर ऐसा किया जा रहा है तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये प्रारूपिक अभिव्यक्ति है। जरा ध्यान दीजिए। तो पहली लाइन में हमने पढ़ा कि डिक्री क्या होती है। इसमें डिक्री में एक पहली लाइन है कि ऐसे न्याय निर्णय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जहाँ तक कि वह उसे अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। किससे संबंधित है? अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित। तो पहला फर्स्ट पॉइंट तो आपको ये रखना है कि पहली एक प्रारूपिक अभिव्यक्ति ये, और वो किसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति है? अभिव्यक्त करने वाले न्यायालय से संबंधित है। तो न्यायालय। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात की गई है, देखिए ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में हो सकती है कि बाद यानी कि जो केस रजिस्टर्ड किया गया है, जो केस देख रहे हैं उसमें से जो विवादग्रस्त जो मैटर क्या था, मैटर किस बात पर लड़ाई हो रही थी, यानी कि यहाँ पर कॉज ऑफ एक्शन क्या था। तो कॉज ऑफ एक्शन को अगर हम यहाँ पर सर्च करें तो कह रहे हैं कि बाद में के सभी या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में। तो जो बाद में किया तो सभी हो गए। मान लीजिए 5 पॉइंट्स पर कोई केस रजिस्टर्ड किया गया या कोई एक नंबर पे किया गया कि मेरी ज़मीन इस व्यक्ति ने ले ली है, आप ये निर्णय कर दीजिए ज़मीन किसकी है। तो केवल एक ही पॉइंट हुआ। फिर ज़मीन से कुछ इनकम भी हो रही है, तो बात की गई कि भाई इसकी जो इनकम हो रही है वो भी मुझे दिलवाई जाए। फिर तीसरा पॉइंट इसमें और करवा दिया गया कि इसमें जो अलग से जो ज़मीन बढ़ गई है वो भी मुझे दी जाए। और 4 पॉइंट ऐसे कुछ भी 4 तरह या 5 तरह के ऐसे कोई भी ऐसे पॉइंट्स इसमें जैसे लगाए जाते हैं। तो कहा गया बाद में कि या तो सभी, तो इन सभी के बारे में बात हो सकती है, या कोर्ट को लगता है कि इनमें से केवल जो 2 नंबर का पॉइंट है तो पहले इसका डिसीजन कर दिया जाए। तो बाद में के या किन्हीं विवादग्रस्त विषय में तो किसी एक पर भी ऐसा किया जा सकता है। मान लीजिए जैसे 2 नंबर का कोई पॉइंट था कि साहब इससे जो हमारी जो प्रॉपर्टी है, इसने प्रॉपर्टी भी ले ली पर उससे जो इनकम होती थी वो भी ले ली, पहले मुझे इनकम दिलाई जाए। तो अगर इनकम के लिए भी ऐसी कोई डिक्री बनाई जाती है कोर्ट के द्वारा, तो ऐसा भी हो सकता है कि बाकी के पॉइंट्स पर, जैसे 1 नंबर के पॉइंट्स पर थोड़ा समय लगे, कोर्ट को डॉक्यूमेंट चाहिए, सबूत चाहिए उनके लिए, और 2 नंबर का वो तुरंत डिसीजन कर सकते हैं कि इनमें से कुछ हिस्सा अभी तुरंत दिया जाए, या इंटरिम रिलीफ भी दी जा सकती है, कुछ हिस्सा भी थोड़ा सा दिया जा सकता है। तो इसको प्रारंभिक भी बोला जा सकता है, प्रारंभिक डिक्री के भी नाम से जानी जा सकती है। फिर यहाँ पर देखेंगे 4 नंबर का पॉइंट, इन सब के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स और वो चाहिए कोर्ट को। तो सबसे पहले कोर्ट ने क्या किया, 2 नंबर का जो पॉइंट्स है इस पर उन्होंने कुछ बना दिया। तो डिक्री की बात की, थोड़ी सी डिक्री बना दी गई कि भाई इनको इतना पैसा अभी इनिशियल दिया जाए जब तक कि केस रनिंग में चल रहा है, और फिर इसके बाद बाकी के जब जजमेंट होगा, निर्णय होगा, उसके बाद में यहाँ पर बात करेंगे कि क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो पहली तो बात, ये बात समझ में आ गई होगी कि बाद में के सभी, ये तो सभी के लिए या किन्हीं विवादग्रस्त विषयों के संबंध में तो डिक्री क्या हो सकती है। इसको आप तीसरा पॉइंट यहाँ पर मान सकते हैं। ये जो था ये सेकेंड पॉइंट, और इन दोनों को मिला करके आप यहाँ पर इसको थर्ड पॉइंट ऐसे इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट आप नोट कर लीजिए। फिर देखेंगे, चलिए नज़र ध्यान देते हैं। पक्षकारों के अधिकारों का निश्चायक रूप से अवधारण करता है। तो जो पक्षकारों के जो अधिकार हैं इसको आप 4th पॉइंट बना लीजिए। ये 4th पॉइंट होगा कि पक्षकारों के जो अधिकार हैं उनका निश्चायक रूप से अवधारण किया जाता है, 4th पॉइंट। और वह या तो प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी। तो प्रारंभिक या अंतिम वाला ये जो लाइन आप देख रहे हैं, ये इसको आप 5th नंबर का पॉइंट आप बना लीजिए। दिख रहा है क्या थोड़ा सा? और यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है, किंतु इसके अंतर्गत, तो ध्यान दीजिए, अगर किसी यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वादपत्र का नामंजूर किया जाना
और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है, किंतु इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें नहीं आएंगी, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। ना तो ऐसा न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती हो। ऐसा कोई भी न्याय निर्णय किया गया है कि जिसकी जो अपील है ना वो आदेश की तरह की जा रही हो, तो इसका यहाँ पर ये डिक्री की कैटेगरी में नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर बात की गई कि ना व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा। कोई भी चीज़ अगर व्यतिक्रम किया गया किसी डॉक्यूमेंट्स का या किसी और की चीज़ के लिए, जिसकी वजह से कोई केस खारिज कर दिया गया, तो यहाँ जो खारिज किया गया है ना वो उसके लिए कोई आदेश यहाँ पर ये डिक्री की कैटेगरी में नहीं आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया गाइस सभी को? यस सर। हेलो, ओके चलिए। तो यहाँ पर दो चीज़ें ये एक्सेप्शन में आएंगी, इनको जरा ध्यान रखना, ये दोनों चीज़ें इनको डिक्री नहीं मानी जाएगी। अब अगला यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, अगर वादपत्र का नामंजूर कर दिया गया है तो भी वो इसकी कैटेगरी में आएगा, या धारा 144 के भीतर किसी प्रश्न का अवधारण आता है, ये भी इसमें डिक्री में इंक्लूड हो जाएगा। तो 5 के बाद ये 6 नंबर पॉइंट बना लीजिए, ये 7 नंबर के पॉइंट्स बना लीजिए, इन सभी को आप डिक्री कह सकते हैं। अगर इतनी जगह से आता तो इतनी कैटेगरी का अगर कुछ भी आता है जो फर्स्ट नंबर में आपने देखा, सेकंड नंबर में, थर्ड नंबर पॉइंट्स पर, फोर्थ नंबर पॉइंट्स पर, फिफ्थ नंबर पॉइंट्स पर, या फिर 6 नंबर पॉइंट्स पर या 7 नंबर पॉइंट्स पर, ये सभी डिक्री की कैटेगरी में आएगा। और दो चीज़ें हैं जो कैटेगरी में नहीं आएंगी, जैसे कि का और खा। आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर स्पष्टीकरण पर जरा ध्यान देते हैं। डिक्री तब प्रारंभिक होती है, पूछा जाए डिक्री कितने प्रकार की हो सकती है, प्रारंभिक हो सकती है, अंतिम हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो प्रारंभिक और अंतिम डिक्री के लिए जरा यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। डिक्री तब प्रारंभिक होती है जब बाद में पूर्ण रूप से निपटा दिए जा सकने से पहले आगे और कार्रवाइयाँ की जानी हैं। यानी कि केस तो रजिस्टर्ड हुआ है और उसमें क्या हुआ, केस निपटा नहीं है, उसके बाद अभी और कार्रवाइयाँ होनी हैं, उस समय अगर कुछ रिलीफ दिया जाता है किसी के लिए, जो पक्षकार है उनके लिए, तो यहाँ पर आप मान के चलिए कि इसको कहा जाएगा कि ये प्रारंभिक डिक्री हो गई। तो प्रारंभिक कब, इसके बाद अभी और कार्रवाइयाँ चलेंगी, तो ये अंतिम रूप ले सकती है। अब जरा ध्यान देंगे हम, ये प्रारंभिक हो गई फर्स्ट नंबर, एंड सेकेंड नंबर को हम यहाँ पर देखेंगे, अंतिम की बात कर रहे हैं, ये अंतिम होती है। और वह अंतिम होती है, कब होती है अंतिम, देखिए जरा ध्यान दीजिए, जबकि ऐसा न्याय निर्णय बाद को पूर्ण रूप से निपटा देता है, जो केस है ना उसको पूरा निपटा दिया गया, इसके बाद कोई डिक्री बनाई गई है तो बिल्कुल वो डिक्री कैसी हो जाएगी, अंतिम हो जाएगी। कि 2 नंबर, तो फर्स्ट 1 नंबर एक प्रकार, दूसरा प्रकार, वह भागता प्रारंभिक और भागता अंतिम हो सकेगी। तो भागता का मतलब ये नहीं कि दौड़ती हुई डिक्री बना दी गई या दौड़ते हुए अंतिम बस इसके बाद डिक्री नहीं बनाई जाएगी, ऐसा नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे देखिए भागता का मतलब हो गया, यहाँ पार्सली से लेंगे हम लोग कि पार्सली कुछ बना दिया गया, प्रारंभिक में भी कुछ पार्ट कर दिया गया। जब प्रारंभिक बनाए गए उसमें थोड़े से इनिशियल लगा कि कोर्ट को ये लगता है कि इसकी ज़रूरत है और इसे तुरंत पारित किया जाना चाहिए, बोले सुनवाई बाद में होगी। अगर किसी को जैसे कोई केस रजिस्टर्ड किया जाए और उसमें तुरंत रिलीफ की आवश्यकता है कि उसके जीवन जीने के लिए कुछ आवश्यकताएं हैं और उसको मिलनी चाहिए, तो कोर्ट इनिशियल कर देगा, नहीं पहले इनको आप 3000 रुपये का एक अमाउंट हर महीने देना स्टार्ट करें, इसके बाद जो सुनवाई होगी केस की हारा जीती जो है वो होती रहेगी। तो ये एंट्रीम रिलीफ जो दी जा रही है इंट्रीम रिलीफ में, एंड तो इसमें ये प्रारंभिक डिक्री, भागता प्रारंभिक डिक्री भी की जा सकती है और भागता अंतिम डिक्री भी हो सकती है, भागता अंतिम डिक्री भी की जा सकती है। चलिए अब हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देते हैं, तीसरा नंबर पॉइंट्स पर हम एक नज़र डालते हैं। डिक्रीदार से कोई ऐसा व्यक्ति या विपरीत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है। डिक्रीदार है, उससे कोई ऐसा व्यक्ति या विपरीत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया है।
अब यहाँ पे ज़रा ध्यान देना, डिक्रीदार कौन होता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया, ये भी वीआईपी है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। डिक्रीदार से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई हो, जिसके फेवर में की गई हो, तो वो तो डिक्री दार हो गया, यानी कि डिक्री होल्डर हो गया, जिसके फेवर में की गई हो, या कोई निष्पादन योग्य आदेश किया गया हो, या उसके फेवर में कोई ऐसा आदेश कर दिया गया हो जिसको एग्जीक्यूट किया जा सकता है। तो ये कौन सा सेक्शन पढ़ रहे हैं आप? सेक्शन आप 2 का सब क्लोज 3 पढ़ रहे हैं, जिसमें आप डिक्रीदार यानी कि डिक्री होल्डर की बात की गई है। 4 नंबर में ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोग जिला की बात कर रहे हैं कि जिला क्या होता है, कि डिस्ट्रिक्ट क्या होता है। डिस्ट्रिक्ट के लिए थोड़ा सा समझिए। जिला से आरंभिक अधिकारिता वाले प्रधान सिविल न्यायालय की, जिसे इसमें इसके पश्चात जिला न्यायालय कहा गया है, अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं आती हैं। तो कौन कौन सी आती हैं? देखो, सबसे पहले तो कहा गया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, प्रधान सिविल न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं अभिप्रेत हैं और इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय की मामूली आरंभिक सिविल अधिकारिता की स्थानीय सीमाएं आती हैं। तो 2 कोर्ट हैं, एक प्रधान सिविल न्यायालय और दूसरा उच्च न्यायालय की जो अधिकारिताएँ आती हैं वो इसके अंतर्गत आएंगी। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, विदेशी न्यायालय, ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना आपको। आप सेक्शन यहाँ पर पढ़ रहे हैं 2 का सब क्लोज 5 में यहाँ पर विदेशी न्यायालय की बात की गई कि विदेशी न्यायालय क्या होते हैं। विदेशी न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत के बाहर स्थित है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थापित किया गया है और ना चालू रखा गया है। तो यहाँ पे ज़रा देखिए, ध्यान दीजिए, विदेशी न्यायालय का मतलब ये होता है कि ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो भारत से बाहर है। पहली बात तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे देखें, जो कि भारत से बाहर है और केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से ना तो स्थापित किया गया है और ना ही उसे चालू रखा गया है। तो यहाँ पर आप एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट और यहाँ पर तीसरा पॉइंट, पॉइंट्स पर जरा नजर डालिए। सेक्शन आप पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 सब क्लोज 6। विदेशी निर्णय क्या होगा, ये तो सभी को ही पता है। जैसे कि विदेशी न्यायालय का जो निर्णय होता है उसको कहा जाता है ये विदेशी निर्णय है। चलिए सेक्शन 2(7) पर एक नज़र डालते हैं। सरकारी प्लीडर की हम लोग बात करेंगे। सरकारी प्लीडर क्या है? सरकारी प्लीडर के अंतर्गत ऐसा अधिकारी आता है जो सरकारी प्लीडर पर इस संहिता द्वारा अभिव्यक्त रूप से अधिरोपित कृत्यों का या उनमें से किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। और ऐसा कोई प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य करता है। तो देखिए, इसमें दो लोगों को इसमें इंक्लूड किया गया है। एक बार हम लोग फिर से यहाँ पर नज़र डालते हैं, थोड़ा सा जरा देखिए। सबसे पहले तो सरकारी प्लीडर सेक्शन को आप देख लीजिए, सेक्शन 2 सब क्लोज 7। इसके अंतर्गत जो सरकारी प्लीडर है इस संहिता द्वारा जिसको अभिव्यक्त रूप से कर्तव्य अधिरोपित किए गए हों या उनमें से किन्हीं का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उसे नियुक्त किया गया हो, जो कर्तव्य हैं उनको अधिरोपित किए गए जो राज्य सरकार के द्वारा, ऐसे भी नियुक्त किया जा सकता है। या ऐसा कोई भी प्लीडर भी आता है जो सरकारी प्लीडर के निर्देशों के अधीन कार्य कर रहा है। तो सरकारी प्लीडर है वो, उसके अधीन भी कोई अगर कार्य कर रहा है तो उसको भी अब जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7A को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के संबंध में उच्च न्यायालय से कलकत्ता उच्च, ये सेक्शन आप पढ़ रहे हैं 2 का। अब यहाँ पर जरा खा में जरा ध्यान दीजिएगा। हाँ, देखिए यहाँ पर कहा गया कि धारा 1, 29 फर्स्ट एंड
44A 78 87A मैं के सिवाय भारत से जम्मू कश्मीर राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। तो ये जैसा कि देखिए मैंने अभी यहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हम लोग वो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 तो जम्मू कश्मीर जो सब कर दिया गया था, ये संपूर्ण जम्मू कश्मीर पर भी तो उसके आधार पर अगर हम यहाँ पर देखें, तो आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं क्या? यस सर। हेलो, ओके। चलिए, तो यहाँ पर ये जो सेक्शन दिए गए हैं इसमें कहा गया है कि इसके राज्य के सिवाय भारत का राज्य क्षेत्र तो जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड हो गया, तो ये वहाँ पर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अब अगला जरा नेक्स्ट सेक्शन 2 और सब क्लोज 8 पर तो देखेंगे हम लोग क्या दिए हुए हैं। यहाँ न्यायाधीश की बात करें कि न्यायाधीश से सिविल न्यायालय का पीठासीन अधिकारी अभिप्रेत है। तो जो सिविल देखिए जो जुडिशियल जिसको आप JMFC आपने पढ़ा, JMSC पढ़ा, यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, J for जुडिशियल, M for मजिस्ट्रेट, F for फर्स्ट एंड C for क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इसको बोलेंगे। और ये कौन सा है? मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास। ये हमने अब हम इसी को ही एक ये क्लियर कर लेते हैं कि जो यहाँ पर CRPC की जगह अब हम CPC में अगर इनको देखें तो CPC में इनका रोल थोड़ा सा बदल जाता है। कैसा? जब ये क्रिमिनल केस सुनते हैं तो इनको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कहा जाता है, और जब ये सिविल केस सुनते हैं तो इन्हीं को जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास थे इन्हीं को ही ये CJ फर्स्ट के नाम, इनको CJ सेकेंड के नाम से जाना। फर्स्ट और सेकेंड, तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो फर्स्ट क्लास हैं तो उनकी जो सील लगेगी वो CJ फर्स्ट के नाम से लगती है, यानी कि सिविल न्यायाधीश प्रथम श्रेणी और ये द्वितीय। बाकी व्यक्ति एक ही, बस केवल सुनवाई की ड्यूरेशन में यहाँ पर इसका डिफरेंस आता है। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा। सेक्शन 2(9) पर एक नज़र डालते हैं। सेक्शन 2 सब क्लोज 9 या बात की गई निर्णय क्या होता है? तो निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन अभिप्रेत है। निर्णय से न्यायाधीश द्वारा डिक्री या आदेश के आधारों का कथन, तो यहाँ पे ज़रा ध्यान देना। देखिए निर्णय जो दिया जा रहा है उसके द्वारा जो डिक्री बनाई गई है, कोई आदेश के जो आधार का जो कथन है, जो आदेश दिया गया उनके आधारों का जो कथन है उसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं कि वो निर्णय है। तो आपको निर्णय क्या होता है? तो निर्णय के लिए आपको बताना है कि जो न्यायाधीश द्वारा जो डिक्री या फिर आदेश, दो बात की गई, डिक्री या आदेश, फर्स्ट डिक्री दूसरा आदेश, इनके जो आधार थे उनका जो कथन किया गया वो अभिप्रेत है, जिसको हम लोग यहाँ पर निर्णय कह सकते हैं कि ये निर्णय है। कौन सा सेक्शन आप पढ़ रहे हैं? सेक्शन 2 सब क्लोज 9। अगला जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नेक्स्ट 10। यहाँ निर्णय त्रणी की बात की गई। देखिए पहले हमने एक व्यक्ति को पढ़ा था, जरा ध्यान दीजिएगा, जिसको हम लोग डिक्री होल्डर मान सकते हैं। कौन मान सकते हैं? डिक्री होल्डर। डिक्री होल्डर आपने पढ़ा था, तो जरा यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा एक बार। डिक्रीदार कौन सा सेक्शन पढ़ा थे? सेक्शन 2 सब क्लोज 3 की हम लोग यहाँ पे बात करें। डिक्रीदार से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके पक्ष में कोई डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य आदेश दिया गया है, तो इनको हम लोग डिक्रीदार कह सकते हैं। आप जरा ध्यान दीजिए नेक्स्ट।
हम यहाँ पर बात कर रहे हैं निर्णीत ऋणी की, जो हमने वहाँ पर पढ़ा हुआ था, जस्ट उसके अपोजिट ऋण लिया हुआ। पहले उनके फेवर में किया गया था। अब यहाँ पर देखिए क्या करें, से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है। अब एक ऐसा व्यक्ति देखिए जिसके फेवर में की गई थी, उसको तो हम लोगों ने सेक्शन 2(3) के अकॉर्डिंग डिक्री होल्डर बोल दिया। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्शन 2 का सब क्लोज 2(10) के अकॉर्डिंग हम देखेंगे यहाँ निर्णीत ऋणी की बात की गई है, यानी कि इससे कौन सा व्यक्ति है जिसके अगेंस्ट में डिक्री पारित की गई हो या निष्पादन योग्य कोई भी आदेश दिया गया। तो देखिए दो पार्ट में यहाँ पर बात की गई थी, वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध डिक्री पारित की गई है या कोई निष्पादन योग्य यहाँ पर उसको आदेश दिया गया। तो दोनों दो पॉइंट्स इंक्लूड होंगे, एक फर्स्ट पॉइंट और दूसरा यहाँ पर सेकेंड पॉइंट। अब हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2 का सब क्लोज 11 में ज़रा ध्यान दीजिए। देखिए ये थोड़ा सा वीआईपी भी है और इसको थोड़ा सा वीआईपी कर लीजिएगा। कई जगह ये पूछा जाता है, छोटी छोटी जगह भी इसको यूज़ किया जाता है। कुछ लोग इसको शॉर्ट में ऐसे भी बोल देते हैं, इसको एलआर भी बोल देते हैं, यानी कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, उसका शॉर्ट फॉर्म इसको एलआर बोल देते हैं। चलिए ज़रा ध्यान देते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा। हाँ, इसमें से जो कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन है ज़रा ध्यान दीजिएगा, निर्णय और निर्णीत ऋणी। तो निर्णीत ऋणी के साथ में सेक्शन 2(3) को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि ये भी इसी के साथ ही जुड़ा हुआ है, एक के अगेंस्ट में और एक के फेवर में। इतना सा आपको याद रखना है, निर्णीत ऋणी और डिक्री होल्डर वाले जो मैटर है। लिखना होता है, तो चाहो तो आप इससे रख सकते हो, चाहो उसे धीरे धीरे करके पॉइंट्स वाइज, जैसे आपने डिग्री के बनाए हुए थे वैसे ही पॉइंट्स बना करके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। चलिए जरा ध्यान दीजिए थोड़ा सा। विधिक प्रतिनिधि क्या होता है? विधिक प्रतिनिधि से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है। इससे मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है। तो जरा ध्यान देना। तो सबसे पहले तो क्या पॉइंट्स बन रहा है यहाँ पर कि वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो मृत व्यक्ति की संपदा का, पहले तो मृत व्यक्ति की संपदा होनी चाहिए, फिर उसका विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, तो आप चाहो तो इसको एक फर्स्ट पॉइंट बना सकते हैं। और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो मृतक की संपदा से दखलंदाजी करता है। तो दखलंदाजी जो व्यक्ति करे वो भी इसके अंतर्गत इंक्लूड हो जाएगा। तो आप चाहो तो इसको दूसरा सेकंड पॉइंट यहाँ पर ऐसे बना सकते हैं, ये सेकंड जो दखलंदाजी करे। और जहाँ कोई पक्षकार प्रतिनिधि रूप में वाद लाता है या कोई भी ऐसा पक्षकार जो प्रतिनिधि के रूप में वाद लाए, तो आप यहाँ पर इसको तीसरा पॉइंट बना सकते हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में वाद लाता है वो भी इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एलआर या विधिक प्रतिनिधि कहला सकता है। अगला जरा ध्यान दीजिए, जहाँ किसी पक्षकार का प्रतिनिधि रूप में वाद लाया जाता है, किसी पक्षकार पर प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर वाद लाया जाए, तो ये 4 नंबर का पॉइंट। और जहाँ कोई पक्षकार वहाँ वह व्यक्ति जिसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत आता है, वहाँ वह व्यक्ति इसके अंतर्गत आता है जिसे वह संपदा उस पक्षकार के मरने पर न्यायगत होती है। देखिए ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रा ध्यान रखना। जहाँ पर मरने के बाद ये आप इसको 5th नंबर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी जो है उस व्यक्ति के अधिकार में चली जाती है मरने के बाद, तो उसका ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि विधिक प्रतिनिधि कहलाएगा। अगला जरा ध्यान दीजिए, जो इस प्रकार वाद लाया है या जिस पर वह वाद लाया गया है, तो ये सब इसमें से कितने 5-6 पॉइंट्स आपके जो बने हुए थे, ये सब लीगल रिप्रेजेंटेटिव या विधिक प्रतिनिधि यहाँ पर कहलाएंगे। ठीक है, कौन सा सेक्शन पढ़ रहे थे आप? सेक्शन 2 सब क्लोज फर्स्ट। सभी को समझ आएगा? इसमें किसी को कुछ ऐसा कोई व्यक्ति जिसको समझ नहीं आ रहा हो, प्लीज़ बताइए जल्दी से। आवाज़ नहीं आ रही, सब लोग हैं यहाँ पे, चले गए? अच्छा ठीक है, बाकी लोग को बताइए, आ रही क्लियर आवाज़ है? सभी को समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है, चलिए ज़रा ध्यान दीजिए नेक्स्ट।
सेक्शन 12 थोड़ा सा देखिए, ये भी बहुत DIPA कई बार रिपीट होता है। अंतकालीन लाभ, देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। संपत्ति के अंतकालीन लाभ से ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण लाभ इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। तो देखिए ज़रा यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये देखिए रियल लाइफ में बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं जो CPC आप पढ़ रहे हैं। तो आज हम यहाँ पे संपत्ति अंतकालीन लाभ की थोड़ी सी बात करें। अंतकालीन लाभ क्या होते हैं, देखिए ज़रा ध्यान दीजिए। तो कहा गया कि जो संपत्ति के अंतकालीन लाभों से क्या किनको कहते हैं, तो सबसे पहली बात की गई कि ऐसे लाभों पर ब्याज सहित वे लाभ अभिप्रेत हैं। तो पहली बात तो की गई है कि जो लाभ हैं यानी प्रॉफिट है उस पर इंटरेस्ट की भी बात की गई, जो ऐसी संपत्ति पर सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को उससे वस्तुतः प्राप्त हुए हों। तो कोई भी प्रॉपर्टी है जिसका कब्जा बना हुआ है, जो उस प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहा है और उसको वो प्राप्त हुए हों, या जिन्हें वह मामूली तत्परता से उससे प्राप्त कर सकता था। या तो मामूली तत्परता क्या होती है, नॉर्मल वे में अगर व्यक्ति थोड़ा सा ध्यान दे तो उनको वो उनसे ब्याज वगैरह ले सकता था, किंतु सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। लेकिन हाँ, सदोष कब्जा क्या होता है, किसी ने गलत तरीके से अगर कोई कब्जा रख रखा है तो उसको सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति माना जाता। अगर उसके द्वारा कोई अभिवृद्धियों के कारण कुछ लाभ होंगे वो इसके अंतर्गत नहीं आते, इनकी अंतकालीन लाभ में नहीं आते। अब देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन गए आपके। सबसे पहले तो ये डेफिनेशन सेक्शन 212 में दिया गया है, इसको ज़रा ध्यान रखना। दूसरी बात की गई इसमें लाभों और ब्याज वाले ये अभिप्रेत हैं और किसको मिलते हैं ये। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, सेकेंड क्वेश्चन ये हो गया, तीसरा क्वेश्चन किसको हो गया, जो सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति को से अभिप्राप्त हुए हों। ठीक है, जिसने कब्जा किया हो गलत तरीके से उसको प्राप्त हो गए। ठीक है, अब उसने कोई अभिवृद्धियां कर ली हैं, सदोष रखा था लेकिन उसने कुछ उसमें बढ़ा लिया, कुछ चीज़ें बढ़ गई, कुछ उसने बिजनेस ओपन किया, कुछ भी किया, उससे जो प्रॉफिट आ रहा है वो अंतकालीन लाभ में इंक्लूड नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा है कि सदोष व्यक्ति जो कब्जा रखा जा रहा है, सदोष कब्जा रखने वाले व्यक्ति द्वारा कोई की गई अभिवृद्धियाँ हैं, उसमें कोई बढ़ोतरी की गई है, तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। और ये लाइन सीधे सीधी से आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस में मिलेगी, इनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। एक सेकेंड रुकिएगा गाइस, मैं इसको थोड़ा सा इंडिकेट करता हूँ। यहाँ से की गई अभिवृद्धियों के कारण हुए लाभ इसके अंतर्गत नहीं आएंगे, आपसे ऐसा कर सकते हैं ये। ठीक है, दूसरा ये तीसरा इसका क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेक्शन 2 का सब क्लोज 13, जंगम संपत्ति क्या होती है। जंगम संपत्ति देखिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में आपने पढ़ी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग जंगम संपत्ति बोल देते हैं, वो आपने ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में पढ़ा था। ये भी कई बार क्वेश्चन सीधा सीधा सा पूछा जाता है, ये लाइन उसमें आपको सीधे सीधे से दिखेगी, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। क्या लिखा है कि इसके अंतर्गत उगती फसलें आती हैं। तो यहाँ पर CPC के अकॉर्डिंग आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर इनको उगती हुई फसलों को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो इनको मान लेंगे क्या होगा, ये जंगम संपत्ति यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी में अगर देखेंगे तो जंगम संपत्ति के अंतर्गत उगती फसलें आती हैं, ऐसी लाइन आपको सीधे दिखेगी कि उगती फसलें आती हैं, या ऊपर लिखा होगा जंगम संपत्ति, उसके नीचे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, वो ऑप्शन में से आपको सर्च करना होगा कि क्या होगा, तो आप यहाँ पर बता सकते हैं उगती फसलें इसके अंतर्गत आती हैं। यस सर। चलिए सेक्शन 2 का सब क्लोज 4 पर हम एक नज़र डालते हैं, 14 पर सॉरी, सेक्शन 2 सब क्लोज 14 आप पढ़ रहे हैं। या ऑर्डर की बात करें, आदेश क्या है। देखें
आदेश सिविल न्यायालय के लिए विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो कि डिक्री नहीं है। समझ गए? देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहले पूछा जाएगा कि आदेश क्या है। अगर क्वेश्चन ऐसे आता है तो यहाँ पर देखेंगे सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की अभिव्यक्ति, कौन से न्यायालय की? सिविल न्यायालय की, क्योंकि और जो कि क्या नहीं है? डिक्री नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन, और डायरेक्ट सेक्शन पूछ ले तो आप बता ही देंगे, वैसे भी आप इंटेलिजेंट हैं। चलिए 15 पर एक नज़र डालते हैं। सेक्शन 2 सब क्लोज 15 पर एक नज़र डालिए। प्लीडर क्या है? प्लीडर से न्यायालय में किसी अन्य व्यक्ति के लिए उपसंजात होने और अभिवचन करने का हकदार कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत अधिवक्ता, वकील या किसी उच्च न्यायालय का अटर्नी आता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, अधिवक्ता, वकील और उच्च न्यायालय का अटर्नी भी आता है। 16 पर एक नज़र डालते हैं। सेक्शन 2 का सब क्लोज 16 पे भेद क्या है? भेद का मतलब से नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है। भेद का मतलब होता है प्रिस्क्राइब किया गया, मतलब जिसको कहीं पर भी एक निश्चित फॉर्मेट में बना दिया गया, लिख दिया गया। जैसे आप यहाँ पर लिख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम ले लें कि ऑर्डर क्या है, तो ऑर्डर को इन्होंने क्या कर दिया? भेद कर दिया। कहाँ पर भेद किया हुआ है? सेक्शन 2 सब क्लोज 14 में। तो ऑर्डर का मतलब हमेशा ये रहेगा, सिविल न्यायालय के किसी विनिश्चय की प्रारूपिक अभिव्यक्ति अभिप्रेत है जो डिक्री नहीं है। ये जो लिखा हुआ है, जो आप ऊपर देख रहे हैं, ये क्या किया गया? ये प्रेस्क्राइब किया गया। तो पूछा जाएगा कहाँ पर प्रेस्क्राइब किया गया? तो प्रेस्क्राइब का मतलब होता है भेद, यानी कि सेक्शन 214 में अगर ऑर्डर को कोई भी व्यक्ति सर्च करेगा तो सबको यही डेफिनेशन दिखेगी, इसका मतलब इसको प्रेस्क्राइब कर दिया गया। तो किसके द्वारा? जैसे कहा गया, देखिए सेक्शन 216 में जब नज़र डालेंगे, विहित से नियमों द्वारा अभिप्रेत है। जो नियम है कहीं पर भी बनाए गए हैं, चाहे वो किसी ऑर्डर में बनाए गए हों, किसी बुक में बनाए गए हों। तो हम लोग यहाँ CPC पढ़ रहे हैं, तो CPC के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखा जाए तो नियमों का यहाँ पर विहित से, नियमों का मतलब है कि जो नियम है उनको विहित माना गया है यहाँ पर। तो नियम कहाँ पर मिलेंगे? ऑर्डर के जो सीरियल नंबर होंगे उनको हम लोग नियम मान लेंगे। तो जैसे यहाँ पर भी ये कहा गया, तो इसको क्या बोलते हैं भाई? CPC में इसको भेद किया गया, CPC में प्रेस्क्राइब किया गया। तो ऐसे जब हम बात कर रहे हैं तो भेद का मतलब ये होता है। सेक्शन 2 सब क्लोज 17 पर एक नज़र डालते हैं। 2 का 17, लोक अधिकारी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो निम्नलिखित वर्णनों में से किसी वर्णन के अधीन आता है। फर्स्ट, हर न्यायाधीश का, अखिल भारतीय सेवा का हर सदस्य गा, संघ के सेना नौसेना का हर आयुक्त ऑफिसर, राजपत्रित ऑफिसर, जब तक कि वह सरकार के अधीन सेवा करता रहे। जैसे आपने वहाँ लोक सेवक पढ़ा था, यहाँ पर ये लोक अधिकारी की डेफिनेशन दी गई, सेम बिल्कुल वही सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आप चाहें तो यहाँ पढ़ सकते हैं। गा तक हो गया, गा आएगा मैं और बाकी के आपको पढ़ के सुना देता हूँ जल्दी से, 2 मिनट में हो जाएगा ये। देखिए गा में देखेंगे कौन कौन। न्यायालय का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य है कि वह विधि या तथ्य के किसी मामले में अन्वेषण रिपोर्ट करे या कोई दस्तावेज बनाए, अधिप्रमाणित करे या रखे, या किसी संपत्ति का भार संभाले या उस संपत्ति का व्ययन करे, या किसी न्यायिक आदेश का निष्पादन करे, या कोई शपथ ग्रहण कराए, या न्यायालय में व्यवस्था बनाए रखे। और हर व्यक्ति ऐसे कर्तव्यों में से किन्हीं का पालन करने का प्राधिकार न्यायालय द्वारा विशेष रूप से दिया गया हो। इन सबको हम लोग क्या मान लेंगे कि ये क्या है? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? लोक अधिकारी। कौन से सेक्शन में पढ़ रहे हैं? सेक्शन 2 का सब क्लोज 17। तो इंगा नंबर में जरा ध्यान देखिएगा, जरा ध्यान दीजिए। हर व्यक्ति जो किसी ऐसे पद को धारण करता है जिसके आधार पर वह किसी व्यक्ति को परिरोध में करने या रखने के लिए सशक्त है। परिरोध आप समझते हैं? चारों तरफ से बाउंडेड कर देना, जेल में बंद कर देना है। जो व्यक्ति ऐसा सशक्त हो, जिसको उसके पास ये पावर होनी चाहिए, लीगली होनी चाहिए, इलीगल बात नहीं कर रहे, लीगली पावर होनी चाहिए। जैसे कोई न्यायाधीश है, उनको ये पावर्स रहती है कि भाई किसी भी व्यक्ति को वो डिटेन कर सकते हैं, परिरोध में ले सकते हैं उसको। चलिए, तो यहाँ पर वो क्या माने जाएंगे? क्या पढ़ रहे हैं? लोक अधिकारी। ठीक है,
लोक सेवक ना बोलते हुए, वैसे आप लोक सेवक वहाँ बोलते थे, यहाँ आप इसको लोक अधिकारी के नाम से पढ़ेंगे CPC में, बस केवल नाम बदला है, बाकी चीज़ें वही हैं। आगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट 4 नंबर पर, सरकार का हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य कि वह अपराधों का निवारण करे, अपराधों की इत्तला दे, अपराधियों को न्याय के लिए उपस्थित करे या लोग के स्वास्थ्य, क्षेम या सुविधा की संरक्षा करे। 6 में ज़रा ध्यान दीजिएगा। हर अधिकारी जिसका ऐसे अधिकारी के नाते यह कर्तव्य कि वह सरकार की ओर से किसी संपत्ति को ग्रहण करे, प्राप्त करे, रखे या व्यय करे, या सरकार की ओर से कोई सर्वेक्षण, निर्धारण या संविदा करे, या किसी राजस्व आदेशिका का निष्पादन करे, या सरकार के धन संबंधी हितों पर प्रभाव डालने वाले किसी मामले में अन्वेषण रिपोर्ट करे, या सरकार के धन संबंधी हितों से संबंधित किसी दस्तावेज को बनाए, आदि प्रमाणित करे या रखे, या सरकार के धन संबंधी हितों की संरक्षा के लिए किसी विधि के व्यतिक्रम को रोके, तथा जहाँ में जरा ध्यान दीजिएगा, हर अधिकारी जो सरकार की सेवा में हो, उससे वेतन प्राप्त करता है या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता है, ये सब क्या मान ली जाएंगे, ये सब लोक अधिकारी होते हैं। चलो इसको थोड़ा सा आप एक बार और पढ़ लीजिएगा। वैसे लास्ट वाली जो आप देख रहे हैं, इसको भी थोड़ा सा अगर आप नज़र डाल करके चलेंगे तो इससे सभी हो जाएंगे। जो हर अधिकारी सरकार की सेवा में हो, उससे वेतन प्राप्त करता हो, किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए फीस कमीशन के रूप में पारिश्रमिक पाता हो, तो इन सब को हम लोक अधिकारी मान लेते हैं। वही जो लोक सेवक वाला आपने पढ़ा था, सेम वही कंडीशन यहाँ पर है। 18 में जरा नज़र डालिए, नियम क्या होते हैं, नियम के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2 सब क्लोज आप 18 पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। नियम से पहली अनुसूची में अंतर्विष्ट अथवा धारा 122 और 125 के अधीन निर्मित नियम और प्रारूप अभिप्रेत हैं। तो यहाँ पर धारा 122 की बात की गई, 125 की बात की गई है, और कहाँ पर, नेक्स्ट ज़रा ध्यान दीजिएगा। 19 में निगम अंश क्या होते हैं के बारे में समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए ये लाइन पे जरा ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा। स्टॉक, डिवेंचर या बंद पत्र आते हैं, तो यही आपको याद रखना है। निगम अंश की जहाँ बात डेफिनेशन पूछी जाए तो आपको ये बताने हैं। फर्स्ट अंतर्गत स्टॉक, डिवेंचर स्टॉक, तीसरा डिवेंचर, या 4 नंबर में बंद पत्र आते हैं। 20 में ज़रा ध्यान दीजिएगा, या डिक्री की दशा के सिवाय हस्ताक्षरित के अंतर्गत स्टाम्पित आता है। तो यहाँ पर जो लोग हस्ताक्षर करेंगे उनको ये भी कहा जाएगा कि इन्होंने जैसे स्टाम्प भी लगा दिया हो। निर्णय या डिक्री की दशा के सिवाय, लेकिन इसमें 2 चीज़ों के एक्सेप्शन में रखा गया, फर्स्ट निर्णय को, दूसरा यहाँ पर डिक्री को। इन दोनों को छोड़ करके अगर कोई व्यक्ति कहीं हस्ताक्षर करता है तो इसके अंतर्गत ऐसा समझा जाएगा कि इसको स्टाम्प भी कर दिया, यानी कि सील भी लगा दी गई है। इतना गाइस क्लियर हो गया इसमें। चलिए तो ये सेक्शन 2 को हम अभी यहीं पर स्टॉप करेंगे। इससे रिलेटेड किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे बताइए, जिसको ये चीज़ समझ में नहीं आई ना आई हो। आपको एक काम करना है छोटा सा, जो लोग भी जुड़े हुए हैं वो, और जो लोग नहीं भी जुड़ पाए हैं उन लोगों सभी को मैं वीडियो सर्कुलेट करूँगा, कोई इशू नहीं। आप लोग जब भी समय मिले, टाइम मिले, आपको समय के निकाल करके थोड़ा सा पढ़ना है आपको। और सेक्शन जो 2 आज आपने पढ़ा हुआ है, उस 2 के लिए आपको शॉर्ट नोट बनाना है। जैसे 2 का सब क्लोज फर्स्ट में क्या बात की गई है, संहिता बात की गई ना, संहिता यानी कि कोड क्या होता है, इसकी डेफिनेशन दी गई। सेक्शन 2.2 में डिक्री की बात की गई है, डिक्री क्या होता है। 2.3 में डिक्रीदार यानी कि डिक्री होल्डर की बात की गई। इस टाइप से ना आपको बनाना है ये पूरा, और बना करके इसको कंप्लीट करना है और बार बार इसको रिवाइज करना है। फिर दूसरा सेकेंड स्टेप में आपको क्या करना है, संहिता की डेफिनेशन क्या है इसको लिख कर भी देखना है, क्योंकि मेंस में आपको ज़रूरत पड़ेगी। डिक्री की डेफिनेशन आसानी से याद नहीं होती, एकदम से किसी को भी कि कोई भी व्यक्ति एक दिन में याद कर ले, मतलब एक बार में याद कर ले, एक दिन तो बहुत होता है, एक बार में याद कर ले मुश्किल होता है थोड़ा सा। और कुछ लोग इंटेलिजेंट भी वो एक बार में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर हाँ, आपको थोड़ा सा ना इसको बार लिख करके भी तैयारी करना है, और थोड़ा सा इसको लिख करके प्रारंभिक क्या होती है, अंतिम क्या होती है, उन वर्ड्स पे कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और मेंस में सीधी सी डेफिनेशन पूछे जाने वाली है। अगर आप अभी से इसको थोड़ा सा याद करते हुए चलेंगे
तो ये आसानी से याद हो जाए। कुल केवल इसमें 20 डेफिनेशन दी गई हैं, 20 में से 10 ऐसी हैं जो बहुत ही वीआईपी हैं और 10 ऐसी हैं काम चलाऊ वाले। मतलब सीटीसी के लिए तो सभी इंपॉर्टेंट है, पर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो वो थोड़ी सी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपको याद करना है। जैसे आप 2 में डिग्री को याद कर लीजिए, 212 में ये बहुत वीआईपी है, इसको भी आप याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। चलिए मैं एक बार थोड़ा सा आपको डायरेक्ट पर ले चल रहा हूँ, 1 सेकंड के लिए बस लाइन पे आइए जल्दी से। देखो इसमें कौन कौन से वीआईपी ज़रा टिक कर लीजिए फटाफट, जिनको आपको याद करना ही है फर्स्ट में। देखिए ये तो एक लाइन में ही हो जाएगा, बस याद कर लीजिएगा। ये वीआईपी है, याद करना है आपको 2 में, और 2-3 के साथ साथ 2-10 भी आपको पढ़ना है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। फिर इसको छोड़ दीजिए, विदेशी न्यायालय भी आपको जनरली अगर आप सेंस भी लगाएंगे तो ये दोनों आपको आसानी से आ जाएंगे, तो इनको ज़्यादा रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद सीधे आप आ जाइए 7 में, ये विधिक प्रतिनिधि वीआईपी है, इसको याद कर लीजिए। इसकी कई बार डेफिनेशन पूछी गई, और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये भी है, जिसको हम लोग अंतकालीन लाभ बोलते हैं, ये भी वीआईपी है, इसको आपको याद करना है। इसके बाद कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, जंगम संपत्ति 1 लाइन का है, इसको भी आप वीआईपी कर सकते हैं। और ऑर्डर आप पढ़ लीजिए। बस ये देखिए गारंटी नहीं है कि ये नहीं पूछा कुछ भी जा सकता है, लेकिन कुछ एग्ज़ाम में जो आए हुए उनके आधार पर ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है कि हो सकता है कि ये नेक्स्ट बार भी पूछा जा सकता हो। फिर लास्ट में हाँ, और ये नियम देख लेना, ठीक है। ये इतने इम्पोर्टेंट हैं 20, और ये सब भी आपको पढ़ना ही है, पर इन पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। वो उनकी डेफिनेशन जो बड़ी बड़ी हैं उनको आपको लिख लिख करके याद करना है। तो गाइस उम्मीद कर रहा हूँ कि आज आपको इतना थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। तैयारी करके रखिएगा, और नेक्स्ट क्लास में मैं पूछूँ तो आपको बताना होगा, तो इस उम्मीद के साथ कि आप जल्दी से बताएंगे। चलिए गाइस मैं मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके।